हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस वन पर्सन कंपनी के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी में आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आज ही हम जानेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, वन पर्सन कंपनी क्या होता है, कौन सा आपके लिए बेटर होगा। ये जो वीडियो हमारी होने वाली है स्टूडेंट्स और जो बिजनेसमैन्स हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए या सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया है कि आप क्या क्या एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। और जो बिज़नेस हैं उनके लिए ये हो जाएगा कि आपको बिज़नेस स्टार्ट किस प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए या फिर वन पर्सन कंपनी करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस वन पर्सन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी वन पर्सन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो ओनर होता है वो वन पर्सन होता है। और जो वन पर्सन कंपनी होती है उसमें भी वन पर्सन ओनर होता है। मैक्सिमम जो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में वन पर्सन हो सकता है, और वन पर्सन कंपनी में भी जो ओनर होता है वो वन पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस वन पर्सन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनीज में सिमिलरिटीज के बाद आता है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें कोई भी स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं होता। इसमें जो रेगुलेशंस होते हैं वो जनरल होते हैं, जो जनरल लॉज होते हैं वही सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम करते हैं। जबकि स्पेसिफिक प्रोविजंस, स्पेसिफिक रेगुलेशन यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 में वन पर्सन कंपनीज के लिए दिए गए। वन पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। उससे पहले वन पर्सन कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता था। उससे पहले एक पर्सन कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं सोल फर्म। सोल फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक फर्म होती है जिसमें एक ही पर्सन होता है, वही सारे काम करता है। जबकि वन पर्सन कंपनी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है जिसका ओनर एक होता है, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। वन पर्सन कंपनी में एक बड़ा मतलब कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सटेंड करते हैं तो आप वन पर्सन कंपनी देख सकते हैं। इसमें ओनर एक ही होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मेशन जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का काफ़ी इजी होता है। फॉर्मेशन एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप वन पर्सन कंपनी का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है, और जबकि हम देखते हैं कि वन पर्सन कंपनी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एमसीए के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई भी लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती। मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बिजनेस और पर्सन जो ओनर होता है और वो बिजनेस होता है उसको हम एक ही तरीके से देखते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं देखते। जबकि हम वन पर्सन कंपनी में दोनों का लीगल एंटिटी सेपरेट होता है, बिजनेस अलग होता है और जो पर्सन होता है वो अलग होता है। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है लाइफ जो होती है बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप में वो होती है अनसर्टेन, या फिर शॉर्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि जब पर्सन की डेथ या फिर पर्सन अज मतलब मान लीजिए कि पर्सन पागल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में बिजनेस खत्म हो जाता है, बिजनेस की भी डेथ हो जाती है। जबकि जो लाइफ है इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी वो स्टेबल होती है और लॉन्ग चलती है, क्योंकि अगर मान लीजिए डेथ भी हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी जो होता है वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वन पर्सन कंपनी के अंदर। अगला पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉमिनी यहाँ पर नहीं होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नॉमिनी की। जबकि नॉमिनी की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, आपको नॉमिनी बताना ही होगा अगर आप वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करते हैं तो। डायरेक्टर्स यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, जबकि वन पर्सन कंपनी में डायरेक्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, जब तक कि मतलब मान लीजिए इंक्रीज ना किया जाए। ठीक है, चार्टर डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं होते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट यहाँ पर, क्योंकि रेगुलेशन कोई भी यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर काम नहीं करता है, तो कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। जबकि चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं एमओए और एओए जो होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वन पर्सन कंपनी में चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं। देर इज नो कंप्लायंस विद आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कोई भी कंप्लायंस नहीं होता है, कोई भी कंप्लायंस नहीं होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। जबकि एप्लीकेबल होता है ओपीसी के अंदर
लेकिन जो कंप्लाइंस होते हैं वो कम होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो, लेकिन होते जरूर हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो एप्लीकेबल नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जबकि वन पर्सन कंपनी के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के सारे रूल्स लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वन पर्सन कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। इनकम टैक्स के कंप्लाइंसेस सिंपल होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में आपका जो इनकम टैक्स के कंप्लाइंसेस हैं वो माने जाते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और बिजनेस, जैसे कि हमने कहा बिजनेस और इंडिविजुअल को हम अलग अलग नहीं नापते यहाँ पर, तो इनकम टैक्स में भी इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल आपका इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस लगते हैं। जबकि कंप्लाइंसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि टैक्स जो होता है वो एज ए कंपनी आपके ऊपर लगता है वन पर्सन कंपनी के अंदर। जो गुडविल होती है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं होती, क्योंकि इसका सेपरेट लीगल स्टेटस कुछ भी नहीं होता। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो पर्सन के गुडविल के ऊपर ही काम करती है, तो अलग से उसका कोई भी गुडविल नहीं होता। जबकि गुडविल होता है वन पर्सन कंपनी के अंदर, क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस होता है कंपनी का, और जो पर्सन होता है उसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, तो गुडविल अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी की होती है। लिक्विडेशन यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का लिक्विडेशन होता है वो डेथ ऑफ पार्टनर के साथ होता है। मान लीजिए अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका भी लिक्विडेशन या फिर हम कह सकते हैं डेथ हो जाती है। जबकि लिक्विडेशन जो होता है वन पर्सन कंपनी के अंदर एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है। ऐसे ही नहीं होता कि डेथ ऑफ पार्टनर के केस में बिजनेस लिक्विडेट नहीं होता है, उस केस में होता है कि लीगल जो, माफ कीजिएगा लीगल नहीं, यहाँ पर नॉमिनी जो होता है उसके पास ये बिजनेस हैंडओवर कर दिया जाता है। जो कॉस्ट होती है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, यहाँ पर जैसा कि जो लोग सोच रहे होंगे कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उनमें कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बहुत कम होती है, क्योंकि कंप्लाइंसेस काफ़ी कम होते हैं, तो फीसेस वगैरह कुछ भी आपको नहीं पे करना होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी। ओपीसी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर अगर हम करते हैं तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा होती है कॉस्ट। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करें, और अगर आपका बाकी कोई भी सेक्टर है तो आप कर सकते हैं वन पर्सन कंपनी को स्टार्ट। थैंक यू गाइज। अब जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि कंडीशंस क्या क्या होंगी ओपीसी को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप मान लीजिए आपने मन बना लिया कि ओपीसी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं कि ओपीसी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। नेचुरल पर्सन, सबसे पहले कि आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। अगर आप ओपीसी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो नेचुरल पर्सन आपका होना चाहिए। नेचुरल पर्सन इन द सेंस कि आप नेचुरली, जैसे कि आज कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उस हिसाब से आप जिंदा इंसान होने चाहिए। अगर हम देसी भाषा में कहें कि जिंदा इंसान आप होने चाहिए। दूसरा, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप बाहर से कोई भी सिटीजन, बाहर का पर्सन यहाँ पर इंडिया में ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता। माइनर नहीं होने चाहिए आप, अगर आप माइनर हैं तो आप ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकते। रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। मान लीजिए कोई एनआरआई है तो वो भी इंडिया के अंदर ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता। इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और रेजिडेंट इंडियन भी होना चाहिए। मतलब कि आप इंडिया के सिटीजन तो हैं, लेकिन आप एनआरआई हैं तो आप यहाँ पर ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉमिनेशन जो होता है, नॉमिनी जो होता है वो मैंडेटरी होता है ओपीसी के अंदर। और जो एक पर्सन होता है, जो वन पर्सन एक ही ओपीसी को स्टार्ट कर सकता है, एक पर्सन दो ओपीसी को स्टार्ट नहीं कर सकता, या फिर एक पर्सन दो ओपीसी या तीन ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख हो सकता है। अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी है कि आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी के अंदर। टर्नओवर जो होती है वो 2 करोड़ से अगर आपकी ऊपर चली जाती है, एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव 3 ईयर्स यहाँ पर लेंगे कि मान लीजिए आपकी पिछले 3 साल की हमने कैपिटल जोड़ी, मतलब कैपिटल नहीं टर्नओवर जोड़ी, और वो 3 करोड़ से ज़्यादा अगर जाती है, तो इस केस में आप यहाँ आपको मैंडेटरी है कि आपको कन्वर्ट कराना होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। थैंक यू गाइज। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और थैंक यू।